की दौलत अगर एक झटके में अपनी दिशा बदल ले तो क्या होगा? आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बिल्कुल गहराई से समझने वाले हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये जबरदस्त क्रांति वैश्विक संपत्ति को पूरी तरह से रीशेप कर रही है। जो देश या कंपनियां समय रहते इस बदलाव के हिसाब से खुद को नहीं ढाल पाएंगी, उनके लिए ये सिर्फ नुकसान का सौदा नहीं बल्कि सीधा सीधा अस्तित्व का संकट होने वाला है। $924 बिलियन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये वो कुल बाजार मूल्य है जो अपने पीक पर पहुंचने के बाद से भारत के शेयर बाजार से मानो गायब ही हो चुका है। डेटा से यह साफ पता चलता है कि ये कोई आम आर्थिक मंदी नहीं है, बल्कि दुनिया भर की पूंजी के एक बहुत बड़े रोटेशन का साफ संकेत है। निवेशक अब पुराने ढर्रे को छोड़कर अपना सारा पैसा भविष्य की टेक्नोलॉजी में लगा रहे हैं। तो आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। पहला, एआई मार्केट शॉक। दूसरा, चिप क्रांति। तीसरा, नोकिया की ऐतिहासिक चेतावनी। चौथा, बदलाव का विज्ञान। और पांचवा, इस एआई भविष्य को अपनाना। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, एआई मार्केट शॉक। देखते हैं कि पूंजी का ये इतना विशाल पुनर्वितरण आखिर हो कैसे रहा है। जरा 2026 के इस इक्विटी बेंचमार्क प्रदर्शन पर गौर कीजिए। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। भारत के इंडेक्स में जहां 9% की गिरावट दिख रही है, वहीं दूसरी तरफ ताइवान और साउथ कोरिया ने 42% और 78% की हैरान करने वाली ग्रोथ दर्ज की है। ये उन देशों के बीच का एकदम साफ अंतर है जो अभी भी पारंपरिक आईटी सेवाओं पर टिके हैं और वो जो पूरी ताकत से एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की लहर पर सवार हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स अब इसे सिर्फ कमाई नहीं बल्कि भविष्य में प्रासंगिक बने रहने का मामला मान रहे हैं। ब्लूमबर्ग और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने 2024 के अंत से अब तक भारतीय बाजारों से करीब $42 बिलियन निकाल लिए हैं। जैसे जैसे दुनिया भर के बड़े फंड मैनेजर्स चिप बनाने वाली कंपनियों और एआई मॉडल्स की तरफ भाग रहे हैं, पारंपरिक उभरते बाजारों से इन्वेस्टमेंट का एक अभूतपूर्व पलायन देखने को मिल रहा है। मार्केट अब सिर्फ मौजूदा प्रॉफिट पर दाव नहीं लगा रहा बल्कि भविष्य की तकनीकी प्रासंगिकता पर लगा रहा है। और ये सारा पैसा जा कहां रहा है? यही हमारा दूसरा सेक्शन है, चिप क्रांति। आपको बता दें कि आज के समय में हार्डवेयर ही असली सोना है। ये मार्केट शेयर वाला डेटा देखिए, ये वाकई दिलचस्प है। दुनिया की सिर्फ 2 कंपनियां, ताइवान की TSMC और साउथ कोरिया की सैमसंग, उस सबसे क्रिटिकल सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर पर राज कर रहे हैं। 2025 के ग्लोबल फाउंड्री मार्केट शेयर में अकेले TSMC के पास लगभग 70% हिस्सा है। सोचिए, इसके बिना हम एआई कंप्यूटिंग तो दूर, अपने स्मार्टफोन के भविष्य की भी कल्पना नहीं कर सकते। ये वो धुरी है जिस पर आज की पूरी एआई क्रांति घूम रही है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा वो ढांचागत विभाजन है जो अब दुनिया के सामने खुलकर आ रहा है। एक तरफ इन्फोसिस और TCS जैसी हमारी पारंपरिक आईटी कंपनियां हैं जिनका पूरा मॉडल मैनुअल कोडिंग पर टिका है और इसीलिए वो एआई ऑटोमेशन के रिस्क पर हैं। और दूसरी तरफ है एआई हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर वाले मॉडल जो उस चिप का ही निर्माण कर रहे हैं जो अंततः उस मैनुअल काम को पूरी तरह से गैर जरूरी बना सकती है। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, इसका असर दिखना शुरू हो गया है। जेनरेटिव एआई अब बड़ी तेजी से कोडिंग, टेस्टिंग और बैक ऑफिस के कामों को खुद ब खुद कर रहा है। नतीजा, भारत का निफ्टी आईटी इंडेक्स 26% से ज्यादा गिर चुका है। जिन कंपनियों ने दशकों तक हमारी आर्थिक ग्रोथ को लीड किया, वो आज एक बड़े संकट का सामना कर रही हैं, क्योंकि मशीनें उनका कोर काम स्वायत्त रूप से करना सीख रही हैं। तो क्या हम इतिहास से कुछ सीख सकते हैं? बिल्कुल। आइए तीसरे सेक्शन पर चलते हैं, नोकिया की चेतावनी। देखते हैं कैसे इनोवेशन के सामने बड़े बड़ों का अहंकार टूट जाता है। ये फोन याद है ना आपको? एक वक्त था जब इन फोन्स का ही जलवा था। नोकिया के पास दुनिया भर के मार्केट का 49% से ज्यादा हिस्सा था। उस वक्त लगता था जैसे इस कंपनी को कोई पछाड़ ही नहीं सकता। लेकिन नए बदलावों को ना अपनाने का नतीजा ये हुआ कि ये इतना बड़ा साम्राज्य लगभग रातों रात ढह गया। अब जरा इस बात पर ध्यान दीजिए। उस वक्त नोकिया ने एप्पल के शुरुआती आईफोन को ये सोचकर रिजेक्ट कर दिया था कि एप्पल तो 2G तकनीक पर चल रहा है और नोकिया 3G पर। मतलब मार्केट का लीडर अपने ही घमंड और अपने ही मैट्रिक्स में इतना अंधा हो गया था कि उसने टच स्क्रीन और ऐप्स के उस पूरे इकोसिस्टम को ही इग्नोर कर दिया। ये एक ऐसी ऐतिहासिक भूल थी जिसने पूरी इंडस्ट्री का इतिहास बदल दिया। नोकिया डूबा क्यों? इसकी वजह नए विचारों की कमी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक गहरी नौकरशाही, फैसले लेने में देरी और सैमसंग जैसे प्रतिद्वंदियों के डर से एंड्रॉयड OS को अपनाने से मना करने जैसी वजह थी।
ये साफ दिखाता है कि तकनीक के मामले में पिछड़ जाना हमेशा आइडियाज की कमी नहीं होती, बल्कि ये उस मैनेजमेंट की नाकामी है जो अपने कंफर्ट जोन या यथास्थिति से बाहर ही नहीं आना चाहता। तो फिर इतने बड़े बदलाव करना आखिर इतना मुश्किल क्यों होता है? यही हम चौथे सेक्शन में समझेंगे, बदलाव का विज्ञान। इसे बिजनेस और साइकोलॉजी की भाषा में ऑर्गेनाइजेशनल रेजिस्टेंस या संगठनात्मक प्रतिरोध कहते हैं। ये इंसानों और कंपनियों की वो स्वाभाविक फितरत है जिसमें हम किसी भी नए बदलाव का विरोध करते हैं और जो चल रहा है उसी में बने रहना चाहते हैं। जब एआई जैसी कोई दुनिया हिला देने वाली तकनीक बाजार में आती है तो इसी प्राकृतिक घर्षण या रुकावट को तोड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। इस कॉन्सेप्ट को कर्ट लेविन का ये मॉडल बहुत ही शानदार तरीके से समझाता है। इसमें बदलाव को आगे बढ़ाने वाली ताकतों और पीछे खींचने वाली ताकतों के बीच का टकराव दिखाया गया है। सीधी सी बात है, जब तक आपको आगे ले जाने वाली ताकतें आपकी पुरानी जड़ता वाली ताकतों पर हावी नहीं होंगी, तब तक कोई भी बड़ा बदलाव पॉसिबल ही नहीं है। लेविन ने इसके लिए एक 3 स्टेप मॉडल दिया था। पहला, पुरानी आदतों को तोड़ना या अनफ्रीज करना। दूसरा, अनिश्चितता वाले बदलाव के दौर से गुजरना। और तीसरा, अंत में एक नई और बेहतर स्थिति में खुद को सेट कर लेना यानी रीफ्रीज करना। आज के एआई युग में सर्वाइव करने के लिए हर देश और निगम को इसी मनोवैज्ञानिक रोडमैप को समझना और अपनाना होगा। तो चलिए अब अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर आते हैं, एआई भविष्य को अपनाना। क्योंकि अब ये बात सिर्फ तरक्की की नहीं रही, ये सीधा सीधा अस्तित्व का सवाल है। इस मामले में साउथ कोरिया का अप्रोच वाकई काबिले तारीफ है। उन्होंने बहुत ही आक्रामक और प्रोएक्टिव रुख अपनाया है। उनकी ये जो आधिकारिक राष्ट्रीय रणनीति है, ये साफ दिखाती है कि वे अपने पूरे राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को एआई के इर्द गिर्द स्थायी रूप से रिफ्रीज करने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल टेक अपडेट नहीं है, ये भविष्य के लिए एक पूरी तैयारी है। साउथ कोरिया की रणनीति में एक बहुत ही गहरी लाइन है। एआई वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से आगे बढ़कर एक नई सभ्यता के रूप में हमारे सामने आ रहा है। अगर आप एआई को सिर्फ एक टूल मानकर चलेंगे तो यकीनन आप पीछे छूट जाएंगे। इसे एक सभ्यतागत बदलाव के रूप में पहचानने और तुरंत अपनी रणनीति बदलने की जरूरत है। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। जैसे जैसे दुनिया भर का सारा पैसा कंप्यूटिंग पावर और चिप बनाने के पीछे भाग रहा है, क्या एक मजबूत और स्पष्ट सिलिकॉन रणनीति के बिना उभरते हुए बाजार भविष्य में अपनी जगह बचा पाएंगे? ये वो सवाल है जिस पर आने वाले दशकों में पूरी विश्व अर्थव्यवस्था की दिशा तय होगी।